जय भीम, जय भारत, जय संविधान। आज़ाद इंस्टीट्यूट में आपका हार्दिक अभिनंदन। डियर स्टूडेंट्स, पिछली क्लास में हमने अध्ययन किया था मेवाड़ राज्य का इतिहास, और मेवाड़ राज्य के इतिहास में हम चर्चा कर चुके थे रावल रतन सिंह के बारे में। और रावल रतन सिंह के बारे में हमने क्या जाना कि अलाउद्दीन खिलजी का आक्रमण हुआ था कहाँ पे, चित्तौड़गढ़ में। और उस चित्तौड़गढ़ में रावल रतन सिंह ने केसरिया किया था और रानी पद्मिनी ने जौहर किया था, और वो भी 1600 महिलाओं के साथ अग्नि जौहर किया। इसीलिए इतिहास का सबसे बड़ा साका और मेवाड़ का प्रथम साका हुआ। और साका कब होता है? जब जौहर और केसरिया एक साथ होता है तो वो साका कहलाता है। और साका कहलाता है, साका कहलाने पे ही ये इतिहास का सबसे बड़ा साका कहलाया, क्योंकि सबसे बड़ा साका रानी पद्मिनी का 1600 महिलाओं के साथ जौहर और रावल रतन सिंह का वीर गति को प्राप्त हो जाना, इसीलिए इतिहास का सबसे बड़ा साका। कौन सा? मेवाड़ का प्रथम साका। और कब हुआ था? 28 अगस्त 1303 को। कौन सा साका? मेवाड़ का प्रथम साका। याद हो गया होगा। आपको याद करवाने के लिए ही मैं बार बार बोला करता हूँ, क्योंकि आपको एक बार में समझ में आ जाए तो अच्छी बात, नहीं तो दूसरी बार, नहीं तो तीसरी बार आपको समझ में जरूर आ जाएगा। चलिए जी, अब हम बात करते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था चित्तौड़गढ़ पे। तो अलाउद्दीन खिलजी तो कहाँ चले गए थे? दिल्ली की गद्दी संभालने, और अपने पुत्र खिजर खां। कौन से पुत्र? खिजर खां। खिजर खां को क्या सौंप दिया? चित्तौड़गढ़ सौंप दिया। कब? 1303 से 1313 तक। यहां तक क्लियर? 1313 में क्या हुआ? 1313 में खिजर खां भी पीछे पीछे कहाँ चले जाते हैं? दिल्ली चले जाते हैं, और यहाँ की गद्दी सौंप जाते हैं किसको? मालदेव चौहान को। किसको सौंप जाते हैं? मालदेव चौहान को। और मालदेव जो चौहान है, मालदेव जो चौहान है, मालदेव चौहान ने 1313 से 1320 तक शासन किया। कहाँ पे? कहाँ पे? इस चित्तौड़गढ़ पे। मालदेव चौहान के शासन करने के बाद में इनका जो उत्तराधिकारी है उसका नाम है क्या? जेसा सिंह। कौन सा सिंह? जेसा सिंह। इस जेसा सिंह ने अधिकार कर लिया किस पे? चित्तौड़गढ़ पे। अधिकार तो था ही, इन्होंने तो सिर्फ क्या किया था? शासन किया था 1320 से 1326 तक। अब आगे कहानी क्या होती है? यहाँ पे एक गांव पड़ता है। कौन सा गांव? सिसोदा गांव। कुछ याद आया क्या? कि जो सिसोदा गांव है, राहब उसकी स्थापना कर चुका था। यहाँ पे सिसोदिया वंश चल रहे थे। कौन सा वंश था? अरी सिंह। अरी सिंह क्या था? शासक था सिसोदा वंश का। और अरी सिंह सिसोदिया क्या था इसका पूरा नाम? जो अरी सिंह सिसोदिया है, इनके पुत्र थे कौन? हमीर सिंह। हमीर सिंह सिसोदिया। और हमीर सिंह सिसोदिया को ही क्या कहा जाता है? राणा हमीर। यहां तक क्लियर है क्या? चलें आगे, चलें आगे, या दोबारा बताऊं? खिजर खां, फिर मालदेव चौहान आया, फिर जेसा सिंह आया, और इधर अपने सिसोदा गांव में अरी सिंह सिसोदिया और उसका पुत्र हमीर सिंह सिसोदिया। मैं क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि इनका कोई ना कोई मैं लेना देना है, इसीलिए मैं इनको बता रहा हूँ। क्योंकि हमीर सिंह जो सिसोदिया है, जिसको राणा हमीर कहते हैं, इन्होंने एक षड्यंत्र रचा, और इनकी पुत्री जो है, इसको अपने
अपने साथ शादी करने के लिए राजी कर लिया और हाथ मांगने कहाँ चला गया? मालदेव चौहान के पास। मालदेव चौहान जो है, मालदेव चौहान ने बिना कुछ सोचे अपनी पुत्री की शादी किससे कर दी? राणा हमीर से कर दी। और राणा हमीर से करने के बाद में कहाँ पे आ गया ये? जेसा सिंह के पास। और इसको क्या कर दिया? मौत के घाट उतार दिया। मौत के घाट उतारने के बाद में जेसा सिंह तो क्या हो गया? चला गया। कहाँ से चला गया? दुनिया से चला गया। और राणा हमीर क्या हो गया? यहाँ इस गद्दी पे बैठ गया। तो अब जो आगे चित्तौड़गढ़ का, मेवाड़ का शासक कौन कहलाएगा? राणा हमीर कहलाएगा। और राणा हमीर जो है, इसके बारे में हम अभी चर्चा करेंगे। क्लियर? चलें आगे। चलिए जी, यहाँ तक क्लियर। अब चलते हैं किसके पास? राणा हमीर के पास। बात करते हैं किसकी? राणा हमीर की। और राणा हमीर जो है, इनका शासनकाल था 1326 से लेकर के 1364 तक। कब था? 1326 से लेकर के 1364 तक किनका शासनकाल? राणा हमीर का। क्योंकि क्योंकि जेसा सिंह के बाद में गद्दी पे बैठ चुके थे राणा हमीर। किसकी गद्दी पे? मेवाड़ की। और मेवाड़ के अब शासक कौन? राणा हमीर। चलिए जी, उपाधि की अगर हम बात करें तो इनकी उपाधि कौन सी थी? एक तो थी विषम घाटी पंचाननी। कौन सी घाटी? विषम घाटी पंचाननी। और दूसरी कौन सी थी? वीर राजा की। किसकी? वीर राजा की। और वीर राजा की जो उपाधि है वो एक टीका है जिसका नाम है रसिक प्रिया टीका। इस रसिक प्रिया टीका में वीर राजा की उपाधि राणा हमीर की, उसका वर्णन इस रसिक प्रिया टीका में दिया हुआ है। चलिए जी, आपका डाउट होगा कि सर विषम घाटी पंचाननी क्या होता है? विषम घाटी पंचाननी का अर्थ है कि विषम परिस्थितियों में शेर के समान दिखाई देने वाला, उसको क्या कहते हैं? विषम घाटी पंचाननी। क्योंकि ऐसी कठिन परिस्थितियों में भी शेर के समान दिखाई दे, उसी को क्या कहते हैं? विषम घाटी पंचाननी। और किसकी उपाधि? राणा हमीर की उपाधि। यहाँ तक क्लियर हो गया क्या? अब बढ़ते हैं हम आगे। और क्या बढ़ते हैं, क्या बात करते हैं कि एक पद्धति है, कौन सी? छापा मार अथवा गुरिल्ला पद्धति। छापा मार अथवा गुरिल्ला पद्धति, इनके जनक है कौन है? राणा हमीर। कौन है? राणा हमीर। आप पूछोगे सर महाराणा प्रताप भी तो थे निपुण इस छापामार और गुरिल्ला पद्धति के। बिल्कुल निपुण थे, लेकिन महाराणा प्रताप से पहले कौन आए? राणा हमीर। और राणा हमीर इसके जनक है, यानी कि उसको ढूंढने वाले कौन है? राणा हमीर। यहाँ तक क्लियर। अब बढ़ते हैं हम आगे। क्या लिखेंगे कि सिसोदा अथवा राणा सत्ता के संस्थापक। सिसोदा अथवा
राणा सत्ता के संस्थापक ये भी कौन है? राणा हमीर। फिर आप पूछोगे सर फिर दिमाग घूम गया हमारा, ये कहाँ से? सिसोदा और राणा उसके तो संस्थापक राहत थे, लेकिन वो शाखा के थे। मैंने क्या लिखा है? सत्ता। सत्ता का मतलब क्या है कि सिसोदा और राणा जो सत्ता है, सत्ता के संस्थापक। सत्ता का मतलब समझते हो आप, समझदार हो। तो ये राणा या सिसोदा सत्ता के संस्थापक थे, राणा हमीर। अब आप नोट डाल लीजिए कि सिसोदा अथवा राणा शाखा के संस्थापक कौन थे? राहप थे। वो तो शाखा के थे, लेकिन सत्ता परिवर्तन की थी, इसीलिए तो सिसोदा या राणा सत्ता के संस्थापक थे। क्योंकि जो विस्तृत रूप में लेकर आए वो कौन लेकर आए? राणा हमीर। किसको लेकर के आए? सिसोदा या राणा सत्ता को। सिसोदा या राणा सत्ता को लेकर के आए राणा हमीर। चलें आगे। यहाँ तक क्लियर है क्या? फिर बढ़ते हैं हम आगे कि आगे क्या होता है। चलिए जी, नेक्स्ट लिखिए फिर। इन्हें और क्या कहा जाता है? इन्हें और क्या कहा जाता है? इन्हें और कहा जाता है मेवाड़ का उद्धारक। मेवाड़ का उद्धारक क्यों? क्योंकि हमने देखा कि अलाउद्दीन खिलजी ने जब आक्रमण किया तो मेवाड़ पे, पूरे मेवाड़ पे अधिकार किसका हो गया? अलाउद्दीन खिलजी का, फिर चौहानों का। इसको मेवाड़ का उद्धारक क्यों कहते हैं? क्योंकि पतन होने की कगार पे ही था, फिर से ऊपर उठाया, फिर से विस्तृत राज्य की स्थापना की किसने? राणा हमीर ने। इसीलिए मेवाड़ का उद्धारक कहा जाता है राणा हमीर को। क्लियर हुई बात? फिर बढ़ते हैं हम आगे। हाँ जी, आगे बढ़ते हैं कि राणा हमीर के समकालीन कौन कौन थे? राणा हमीर के समकालीन। राणा हमीर के समकालीन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे तो बैठाते हैं किसको बेटा? राणा हमीर को। और शासनकाल बता दीजिए, शासनकाल बता दीजिए 1326 से 1364 तक। क्लियर? चलिए जी, यहाँ पे एक स्थान पड़ता है ईडर। ईडर कहाँ पड़ता है आपको पता होगा, मैंने बताया था किसी का जन्म हुआ था शासक का। किसका हुआ था? बप्पा रावल का हुआ था। अब देखिए जो ईडर है, ईडर का शासक था कौन? जेतर सिंह। ये जेतर सिंह 5 नेत्र वाला नहीं है, ये जेतर सिंह इस ईडर का शासक है। और यहाँ पे पड़ता है दिल से दिल्ली। और दिल्ली में कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक था। कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक। तो मोहम्मद बिन जो तुगलक है, इसके साथ अच्छे संबंध नहीं थे। संबंध अच्छे क्यों नहीं थे? क्योंकि राणा हमीर एक शक्तिशाली और प्रतापी शासक था, और ये क्या कर रहा था? धीरे धीरे मेवाड़ का विस्तार करते हुए अगला टारगेट दिल्ली के तरफ कूच करने का था। लेकिन मोहम्मद बिन तुगलक भी जो था, अब दिल्ली पे बैठा हुआ, क्या कम दिमाग वाला होगा क्या? बिल्कुल नहीं होगा। मोहम्मद बिन तुगलक को पता था, क्या पता था कि राणा हमीर जो है वो दिल्ली के बारे में सोच रहा है। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने योजना बनाई राणा हमीर पे आक्रमण करने की, और एक युद्ध छेड़ दिया। उस युद्ध का नाम था सिंगोली का युद्ध। कौन सा युद्ध? सिंगोली का युद्ध। सिंगोली कहाँ पड़ती है? चित्तौड़गढ़ में पड़ती है। कहाँ पे?
चित्तौड़गढ़ में। इस चित्तौड़गढ़ में सिंगोली का युद्ध छेड़ दिया। किसने छेड़ दिया? मोहम्मद बिन तुगलक ने। कब छेड़ दिया? 1336 ईस्वी को। कौन सा युद्ध? सिंगोली का युद्ध। क्लियर। अब चलते हैं हम आगे। देखिए, जब ये सिंगोली का युद्ध हुआ तो आक्रमण तो किया इसने, लेकिन राणा हमीर कम है क्या? तो जीएच ओझा जी क्या कहते हैं कि राणा हमीर ने इस मोहम्मद बिन तुगलक को पकड़ा और कहाँ डाल दिया? कैद में डाल दिया। कहाँ डाल दिया? कैद में डाल दिया। किसको? किसको? मोहम्मद बिन तुगलक को जेल में डाल दिया। जेल में तो डाला जो डाला, 3-4 महीने तक क्या बना दिया? 3-4 महीने तक कैद कर दिया। 3-4 महीने तक कैदी बनाया। उसके अलावा 50 लाख का जुर्माना लगा दिया। क्या लगा दिया? जुर्माना लगा दिया। जुर्माना तो लगाया जो लगाया। 3 स्थान थे। एक तो कौन सा था? अजमेर। दूसरा कौन सा? बदनौर। और तीसरा रणथंभौर। ये 3 जो एरिए थे, अजमेर, बदनौर, रणथंभौर, ये क्या कर लिए? ये भी इससे हड़प लिए और अजमेर, बदनौर, रणथंभौर लिए। 50 लाख रुपए लिए। फिर जाकर इसने अपनी जान बचाई। फिर इसको छोड़ दिया, रिहा कर दिया कैद से। ये तीनों जो चीज़ है, ये कौन कहता है? ये कहता है जीएच ओझा। कौन कहता है? जीएच ओझा। तो जीएच ओझा के अनुसार मोहम्मद बिन तुगलक को 3-4 महीने तक कैद किया, फिर 50 लाख रुपए लिए और अजमेर, बदनौर और रणथंभौर लेकर के और इसको क्या कर दिया? रिहा कर दिया। ये कहना है जीएच ओझा का। यहाँ तक क्लियर हुआ क्या? यहाँ तक क्लियर हो गया तो हम बढ़ते हैं बेटा आगे। चलिए जी, उसके बाद में राणा हमीर जब शासक बना तो इसने कुछ विकास कार्य भी करवाए। एक मंदिर का निर्माण करवाया जिसका नाम था अन्नपूर्णा मंदिर। और ये अन्नपूर्णा मंदिर का निर्माण करवाया किसने? करवाया राणा हमीर ने। कहाँ करवाया? चित्तौड़गढ़ में। कहाँ करवाया? चित्तौड़गढ़ में। किसका मंदिर? अन्नपूर्णा का मंदिर का निर्माण करवाया। अब सुनिए थोड़ा ध्यान से, किसकी आवाज़ आ रही है क्या? हाँ जी आ रही है, बिल्कुल आ रही है। ये किसकी आ रही है? कर्नल जेम्स टोड की। तो कर्नल जेम्स टोड क्या कह रहे हैं? चलिए, कर्नल जेम्स टोड कह रहे हैं, हाँ जी उसी की ही आवाज़ आ रही। कर्नल जेम्स टोड जी आए हैं। देखो क्या कहते हैं। कर्नल जेम्स टोड कहते हैं कि केवल राणा हमीर ही प्रतापी शासक बचे हैं, बाकी राजवंश नष्ट हो गए। कि केवल कौन से बचे? राणा हमीर ही प्रतापी शासक बचे, बाकी राजवंश नष्ट हो गए। किसका कहना? कर्नल जेम्स टोड का। अब इन्होंने कह दिया अब जाओ, अब हम बात करते हैं आगे वाली। आप रेस्ट कीजिए, आपकी बात आपने कह दी। अब बात करते हैं आगे। क्या बात करते हैं? इन्होंने बात करने के बाद में
1364 ईस्वी में मृत्यु हो गई कर्नल जेम्स टोड की, नहीं राणा हमीर की मृत्यु हो गई 1364 ईस्वी में। चलिए जी, ये तो बात थी किसकी, राणा हमीर की। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे किसकी, अब जो आगे जो शासक आएगा उसका नाम है राणा शेतर सिंह या फिर राणा खेता। चलिए जी, कौन, राणा शेतर सिंह या राणा खेता, शासनकाल बताइए भी 1364 से 1382। इनके काल में सबसे बड़ी बात क्या है कि मेवाड़ मालवा संघर्ष की शुरुआत हो जाती है। किसकी किसकी, मेवाड़ मालवा संघर्ष की शुरुआत किनके काल में, राणा शेतर सिंह या राणा खेता के काल में। कैसे होती है, यहाँ पे तो कौन है अपने, राणा खेता। और राणा खेता का शासनकाल बता दीजिए, जल्दी से बताओ कौन सा कौन सा कौन सा। 1 3 6 4 1 3 8 2। 1364 से लेकर के 1382 तक शासनकाल राणा खेता का रहता है। सबसे पहले देखिए यहाँ पे कौन है, दिल्ली है। और दिल्ली का शासक कौन, मोहम्मद बिन तुगलक के बाद में कौन शासक बनता है, फिरोज तुगलक। और फिरोज तुगलक शासक बनता है कहाँ का, दिल्ली का। दिल्ली का शासक कौन, फिरोज तुगलक। अब यहाँ पे कौन सी जगह पड़ती है, यहाँ पे है बूंदी। और बूंदी का शासक कौन था, बूंदी का शासक था लाल सिंह हाड़ा। कौन था, लाल सिंह हाड़ा। कहाँ का शासक, बूंदी का। फिरोज तुगलक कहाँ का, दिल्ली का। और यहाँ पड़ता है मालवा। और मालवा का शासक कौन, दिलावर खां। कौन सा शासक, दिलावर खां मालवा का शासक था। और दिलावर खां के बाद में कौन शासक बना, कौन बना, अमीर खां। कौन बनता है, अमीर खां बनता है। तो क्या रहते हैं इनके, राणा खेता क्या करता है, सबसे पहले तो क्या करता है, सबसे पहले बूंदी पे आक्रमण करता है। और बूंदी पे हाड़ा वंश चल रहा था, लाल सिंह हाड़ा को क्या कर देता है, पराजित करता है। क्योंकि ये भी साम्राज्यवादी विस्तार नीति का था। तो राणा खेता ने बूंदी के तो लाल सिंह हाड़ा को हरा दिया। और लाल सिंह हाड़ा को हराने के बाद में मालवा में सोचा यहाँ पे भी साम्राज्य विस्तार करता हूँ। तो मालवा में दिलावर खां को क्या कर दिया, पराजित कर दिया। क्या कर दिया, पराजित कर दिया। और उसके बाद में उसके आगे जो वंश चला अमीर खां जो बैठा था, अमीर खां से भी युद्ध करके क्या कर दिया, पराजित कर दिया। दिलावर खां को पराजित किया, अमीर खां को पराजित कर दिया, लाल सिंह हाड़ा को पराजित कर दिया। और जो फिरोज तुगलक है, फिरोज तुगलक से कुछ खास लेना देना इसका नहीं था। यहाँ तक मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ तक क्लियर हुआ क्या, जिधर देखो उधर ही इसने क्या कर दिया, बवाल मचा दिया। बूंदी में जीत गया, मालवा में जीत गया। और दिल्ली के साथ तो ठीक ठाक संबंध थे। उसके अलावा देखो एक मांडल था, 56 मांडल 56। और कौन सा था, बदनौर व जहाजपुर को क्या किया, जहाजपुर को मेवाड़ में विलय किया। मेवाड़ में विलय किया, यानी जो क्षेत्र था
उस क्षेत्र को बढ़ाता चला गया और मांडल, छप्पन, बदनौर, जहाजपुर इन पर भी क्या कर दिया, इनमें भी आक्रमण करके इसको मेवाड़ में विलय कर दिया। किसने? राणा खेता ने, राणा खेता ने। और खेता की एक अवैध पत्नी थी, क्या थी? खेता की अवैध पत्नी के पुत्र चाचा व मेरा थे। चाचा व क्या थे? मेरा थे। खेता की एक अवैध पत्नी थी, लीगल तौर पे नहीं थी, लीगल तौर पे नहीं थी। खेता की कौन थी? अवैध पत्नी। उससे पुत्र चाचा व मेरा हुए। कौन हुए? चाचा व मेरा। ये कहाँ काम आएंगे? आगे पढ़ेंगे तब काम आएंगे कि चाचा कौन थे, मेरा कौन थे और इनका क्या रोल है, ये अभी आगे बात करेंगे। यहाँ तक क्लियर हुआ तो आगे बढ़ें क्या? बढ़ें तो बढ़ते हैं भाई। नोट कर लिया यहाँ तक, चलते हैं आगे। चलिए जी, अब जो शासक आया, यहीं तक बात थी भाई, हो गया कंप्लीट अपना। अब कौन आएगा? राणा लाखा। लाखा बोल दो चाहे लक्ष्मण सिंह बोल दो, लक्ष्मण सिंह बोल दो, एक ही बात है। कौन थे? कौन थे? कौन थे? वही थे जिनका शासनकाल रहा 1382 से 1421 तक। किनका? राणा लाखा का। बहुत ऐतिहासिक इनकी कथाएं हैं। इतने वीर राजा थे कि पूछो मत, कितने वीर राजा थे। कैसे? सबसे पहले तो देखिए कि गौरवदान व गरिमा दान पद्धति के जनक थे। क्या थे? जनक थे। गौरवदान और गरिमा दान पद्धति के क्या थे? जनक थे, दानी थे, बहुत दानवान थे, बहुत दान दिया करते थे। कौन? राणा लाखा। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। राणा लाखा ने, राणा लाखा ने क्या किया? राणा लाखा ने, राणा लाखा ने, लाखा ने, राखा नहीं भाई, लाखा ने। राणा लाखा ने क्या किया? राणा लाखा के काल में, राणा लाखा के काल में पिच्छू एक बंजारा था। पिच्छू बंजारे ने पिछोला झील का निर्माण करवाया। निर्माण क्या किया? करवाया। आगे क्या लिखते हैं? और एक जावर स्थान है, जावर उदयपुर में। जावर कहाँ है? उदयपुर में चांदी की खान निकली, चांदी की खान निकली। इनका जो काल था, वहाँ पे जो उदयपुर में एक जावर स्थान पड़ता है, उस जावर में चांदी की खान निकली। उस खान निकलने की वजह से ही इनका नाम क्या पड़ा? राणा लाखा। इतनी बड़ी, इतनी ज़्यादा चांदी, इनका मालिक लखपति तो होगा ही, लखपति से याद रखना राणा लाखा। यहाँ तक क्लियर हुआ क्या? अब बढ़ते हैं हम आगे। उसके बाद में क्या हुआ? चलिए जी, राणा लाखा ने दिल्ली के शासक, कौन सा शासक? दिल्ली के शासक ग्यासुद्दीन, ग्यासुद्दीन तुगलक को
पराजित किया। ग्यास्य को क्या किया, सॉरी ग्यासुद्दीन तुगलक को क्या किया, पराजित किया। किसने, राणा लाखा ने। यहाँ तक क्लियर हुआ क्या। और क्या किया इन्होंने, देखिए क्या किया। सबसे पहले तो देखिए इनका दरबारी कौन कौन थे। एक का तो नाम था धनेश्वर भट्ट व झोटिंग भट्ट। धनेश्वर भट्ट व झोटिंग भट्ट इनके दरबारी विद्वान थे। क्या थे, दरबारी विद्वान थे। यहाँ तक क्लियर हुआ। अब देखते हैं और क्या थे, और क्या हुआ। चलिए भी, धनेश्वर भट्ट व झोटिंग भट्ट क्या थे, दरबारी विद्वान थे। उसके बाद में देखिए क्या देखेंगे, जो राणा लाखा थे, कौन थे, राणा जो लाखा थे, एक बूंदी में दुर्ग है, नाम सुना होगा आपने, तारागढ़ दुर्ग। और जो तारागढ़ दुर्ग है, इस तारागढ़ दुर्ग पे अधिकार करने का किसने ठान लिया, राणा लाखा ने, कि मैं तारागढ़ दुर्ग पे अधिकार करके ही रहूँगा। ये किसने ठान लिया, राणा लाखा ने। और वचन दे दिया कि तारागढ़ दुर्ग पे मैं अधिकार जरूर करूँगा, क्योंकि तारागढ़ दुर्ग में हाड़ा वंश था जो बूंदी के अंदर। तो राणा लाखा ने सोचा कि बूंदी में क्या करूँगा, मैं अधिकार करूँगा और हाड़ा वंश के जो शासक है उनको हरा दूँगा। लेकिन ये क्या किया, ये जब आक्रमण किया तो राणा लाखा बार बार क्या हो रहे थे, असफल हो रहे थे। अब क्या हुआ, राणा लाखा ने अंत में फिर वचन दे दिया कि मैं खाना भी नहीं खाऊंगा, पानी भी नहीं पीऊंगा। कब तक, जब तक तारागढ़ जो दुर्ग है बूंदी का, उस पे मेरा शासन ना हो जाए, मैं उनको हरा ना दूं, तब तक ना तो मैं पानी पीऊंगा ना ही खाना खाऊंगा। ऐसा जब सुन के सारी प्रजा जो थी वो क्या हो गई, दंग हो गई कि अगर ये राजा है ये टपक गया तो आगे कौन सा शासक बनेगा। ये तो बेचारा ठीक है, आगे पता नहीं हमारे साथ क्या होगा। इनके जो सरदार थे मेवाड़ के, वो भी बड़े हताश हुए कि आप ऐसा मत कीजिए राणा लाखा जी, ये लिखा हुआ नहीं है कौन जीतेगा कौन हारेगा, ये तो चलता रहता है, आप इतना श्योर क्यों हो। और खाना पीना छोड़ दिया तो सेहत का क्या होगा, कैसे युद्ध लड़ोगे। तो राणा लाखा ने कहा नहीं, मैं ये युद्ध जो है, मैं ये युद्ध ज़रूर जीतूंगा और मैं खाना भी नहीं खाऊंगा, पानी भी नहीं पीऊंगा, जब तक बूंदी के तारागढ़ दुर्ग पे मेरा अधिकार ना हो जाए। अब सरदारों ने समझाया, लाखा जी प्लीज़ मान जाइए, वो आपके बस की बात नहीं है। उसने कहा अरे मुझे बोल रहे हो, मेरे बस की बात नहीं है, मैं ये युद्ध जीतूंगा तो जीतूंगा। चलिए जी, सरदारों ने कहा, मेवाड़ के सरदारों ने कहा कि लाखा जी ऐसा मत कीजिए, चलिए अब ऐसा करते हैं, कैसा करते हैं, चलो बाद में बताएंगे। मैंने नहीं, मेवाड़ के सरदारों ने कहा। तो मेवाड़ के सरदारों ने सभी को बुला कर के पर्सनल मीटिंग रखी, पूछा क्या किया जाए कि राणा लाखा तारागढ़ के बूंदी दुर्ग, जो बूंदी का तारागढ़ दुर्ग है, उस पर अधिकार कर ले। तो एक जो बुद्धिमान व्यक्ति ने कहा कि हम क्या करते हैं, हम क्या करते हैं, हम क्या करते हैं बताते हैं, कि हम करते हैं ऐसे कि एक मिट्टी का तारागढ़ का क्या बनाते हैं, दुर्ग बनाते हैं। क्या करते हैं, दुर्ग बनाते हैं। और इस दुर्ग में क्या करते हैं, इस दुर्ग में राणा लाखा को बोलते हैं कि इस पे आक्रमण करे, और जो मिट्टी का तारागढ़ का जो दुर्ग है वो क्या कर जाएगा, उसको ढा देंगे और यहाँ पे कोई नकली के पुतले खड़े कर देंगे। नकली के जो पुतले खड़े करेंगे तो क्या होगा, उनको क्या है तलवारों से ऐसे मार मार के क्या करेंगे, बूंदी का तारागढ़ का जो दुर्ग है
इसका दुर्ग का नाम ही तारागढ़ रख देते हैं और तारागढ़ दुर्ग पे अधिकार करके राणा लाखा और अपना जो खाने पीने का जो वचन है वो वचन जो है वो वचन तोड़ देंगे, क्योंकि राजपूत का क्या था कि प्राण जाए पर वचन ना जाए। ऐसे महान शासक राणा लाखा थे और राणा लाखा ने क्या किया, राणा लाखा ने कहा मैं तैयार हूँ, अब मैं मरना थोड़ी ना है। उसको भी पता लग गया कि इतने टाइम में तो टपक जाऊंगा अगर खाना वाना नहीं खाया तो। अब राणा लाखा जी आए यहाँ पे और राणा लाखा जी आकर के यहाँ खड़े हो गए। देखा अरे ये तो मिट्टी का तो दुर्ग ठीक है, लेकिन सैनिक नकली क्यों खड़ाए हैं। तो सैनिकों ने कहा कि क्यों मरवा रहे हो, अब यहाँ दुर्ग ही नकली है तो सैनिक भी तो नकली होंगे। उसने कहा नहीं, युद्ध तो मैं लड़ूंगा, सैनिक भी असली होने चाहिए और मैं ही जीतना चाहिए। ये फिक्स कर दो, मैच क्या कर दो, फिक्स कर दो। और फिक्स करने के बाद में और एक बंदा वीर गति को भी प्राप्त होना चाहिए। इतनी ज़्यादा मैंने शान नहीं गंवानी कि मिट्टी के दुर्ग पे राणा लाखा ने क्या किया, आक्रमण किया और क्या किया, मजाक सी बन जाएगी। एक आधा बंदा तो शहीद हो जाओ, तू हो जा, अरे तू हो जा, अरे तू हो जा, अरे तू हो जा, कोई तो हो जाओ। तब जाके एक बंदा बेचारा ये दृश्य देख रहा था। उसका नाम क्या था, उसका नाम था कुंभकर्ण हाड़ा। उस कुंभकर्ण हाड़े को दया आ गई कि ठीक है मैं हूँ, मैं खड़ा हो जाऊँगा, आप जीतो तो सही। तब कुंभकर्ण हाड़ा को क्या किया, गर्दन काट दी, मार दिया। किसको, कुंभकर्ण हाड़ा को। कुंभकर्ण हाड़ा मर गया, इसमें वीर गति को प्राप्त हो गया और जीत कौन गया, राणा लाखा। ऐसा महान युद्ध किसने लड़ा, राणा लाखा ने लड़ा। इसीलिए इनकी कहावत है कि बूंदी के जो तारागढ़ दुर्ग है उस पे अधिकार कर लिया। नकली का तारागढ़ दुर्ग था और राणा लाखा ने अपना जो वचन लिया था वो वचन तोड़ दिया। क्योंकि वचन क्या तोड़ दिया, वचन पे रहे, क्योंकि नाम भी तारागढ़ दुर्ग था और जीत भी गए थे। ऐसे महान शासक कौन से, राणा लाखा। चलिए जी, अब इसके बारे में लिख लेते हैं थोड़ा सा ताकि आपको याद रहे। चलिए जी, क्या लिखेंगे, लिखिए जी। क्या लिखेंगे कि राणा लाखा बूंदी के तारागढ़ दुर्ग पर अधिकार ना करने पर, अधिकार ना होने पर वचन से बाध्य होने के कारण, वचन से बाध्य होने के कारण मिट्टी के तारागढ़ दुर्ग पर अधिकार कर कुंभकर्ण हाड़ा वीर गति को प्राप्त हुए। लिख लिया। ये तो थे राणा लाखा। और क्या हुआ, और क्या हुआ, मेवाड़ के शासक राणा लाखा के काल में
खिजर खां। खिजर खां कौन थे? ये खिजर खां वो नहीं है। ये कौन है? तैमूर लंग जो वंश था, तैमूर लंग के प्रतिनिधि है। ये कौन है? तैमूर लंग के प्रतिनिधि द्वारा 1414 ईस्वी में क्या हुआ? भारत में कौन से वंश की नींव रखी? सैयद वंश की नींव रखी। सैयद वंश की क्या रखी? नींव रखी। ये आपसे क्वेश्चन बने अगर कि सैयद वंश की शुरुआत कब से हुई थी या समकालीन कौन शासक थे, तो आप याद रखना कि राणा लाखा के शासनकाल में ही सैयद वंश की स्थापना हुई थी। क्वेश्चन ये बन सकता है कि सैयद वंश किसके समकालीन था? ऑप्शन आ जाए राणा लाखा, राणा हमीर, महाराणा प्रताप या फिर राणा कुंभा। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? राणा लाखा होगा। ये चीज़ भी आप याद रखना। बढ़े आगे क्या? अब बढ़ते हैं हम आगे। तैमूर लंग के भारत पर आक्रमण के समय मेवाड़ के महाराणा कौन थे? हमीर थे। कौन थे? हमीर थे। ये भी चीज़ आप याद रखोगे। याद रह जाएगा या नहीं रहेगा? बिल्कुल याद रह जाना चाहिए। यहाँ तक क्लियर हुआ क्या? यहाँ तक अगर आपको क्लियर है तो बढ़ते हैं हम आगे। बढ़े क्या? राणा लाखा की थोड़ी सी बात और कर लेते हैं। किसकी बात कर लेते हैं? राणा लाखा की। बोर तो नहीं हो रहे? बिल्कुल नहीं हो रहे होंगे आज की क्लास में, क्योंकि साथ साथ में समझ भी आ रहा है और मेरे ख्याल से इंटरेस्ट भी आ ही रहा होगा, क्योंकि बात किसकी चल रही है? राणा लाखा की। तो राणा लाखा की अगर हम बात करें और तो क्या बात कर सकते हैं कि कार्यकाल क्या था? शासनकाल कब से कब तक था? 1382 से लेकर के 1421 तक राणा लाखा का शासनकाल था। और राणा लाखा के पुत्र का क्या नाम था? राणा लाखा के पुत्र का नाम था राणा चुंडा। क्या नाम था? राणा चुंडा। और राणा चुंडा इधर कौन सा क्षेत्र है? इधर क्षेत्र है मारवाड़ का। और मारवाड़ की अगर हम बात करें तो मारवाड़ में कौन था? मारवाड़ में था रावचूड़ा। रावचूड़ा की अगर बात करें तो रावचूड़ा का शासनकाल कब से कब तक था? 1394 से लेकर के और 1423 तक शासनकाल किसका? मारवाड़ के रावचूड़ा का। और रावचूड़ा की अगर बात करें तो इनके पुत्र का नाम क्या था? रणमल राठौड़। क्या नाम था? रणमल राठौड़। और पुत्री कौन थी? पुत्री थी हंसाबाई। क्या थी? हंसाबाई। रावचूड़ा के पुत्र कौन? रणमल राठौड़। पुत्री कौन? हंसाबाई। दोनों बहन भाई। समझ में आ गई क्या बात मेरे भाई? अच्छा देखिए, आगे देखिए। अब हुआ क्या? हंसाबाई जो है इसके विवाह का प्रस्ताव रखा कहाँ पे? मेवाड़ के महाराणा राणा लाखा के पुत्र राणा चुंडा। रणमल राठौड़ अपनी बहन हंसाबाई के विवाह का प्रस्ताव और जो थाली लेके जाते हैं शगुन वाली, वो लेकर जा रहे थे कि तभी जो दरवाज़ा खोला किसने? राणा लाखा ने। और राणा लाखा ने जब ये थाली देखी तो उसको ऐसे लगा कि भाई ये तो मेरे ही लिए लेके आ रहा है। और राणा लाखा ने वो नारियल भी उठा लिया और वो थाली भी उठा ली। शगुन
क्या कर लिया, स्वीकार कर लिया। स्वीकार करने के बाद में रणमल राठौड़ ने देखा ये बुढ़ा डोकरा ये कौन है भी, ये तो राणा लाखा है क्या, या उसका पुत्र है। मेरे पिता ने कहीं मेरी बहन को फंसा तो नहीं दिया। रणमल राठौड़ ने सोचा ये कि ये कौन है। तो राणा लाखा ने कहा मेरे लिए तो लेके आए होगे। ये कह रहा मेरा दिमाग खराब है, तुम्हारे लिए लेके आया हूँ। राणा लाखा ने कहा तो क्या हो गया, राजा हूँ, 100-200 रानियाँ तो है, एक रानी और सही। उसने कहा ये क्या कर रहा है भाई, आया तो मैं राणा चुंडा के लिए हूँ। राणा लाखा ने बीच में शगुन पकड़ लिया, ये माजरा क्या है। तभी से पुत्र जो है राणा चुंडा, ये जब आके देखता है कौन है, देखता है ये क्या दृश्य है, एक हाथ में थाली का शगुन, और ये बात तो मेरे लिए चल रही थी और इसने कहाँ से टांग अड़ा दी। अपने पापा को बोला पापा आप तो बड़े हैवी ड्राइवर हो। तब क्या हुआ, राणा चुंडा जो है, राणा चुंडा ने कहा कि पिताजी ये उम्मीद आपसे नहीं थी। राणा लाखा ने कहा उम्मीद हो ना हो, कद हो ना हो, मैं तो शादी हंसाबाई से करूँगा। अब रणमल राठौड़ ने कहा कैसे मनाएं इसको, ये तो बड़ा खाड़कू किस्म का आदमी है। तो राणा लाखा को कहा बताओ भी, आपसे शादी कर लूँ तो हमें क्या मिलेगा, बताओ तो सही, कोई फ़ायदा तो बताओ। उसने कहा कि राणा लाखा ने क्या कहा कि मेरे और हंसाबाई के जो पुत्र होगा उस पुत्र को ही मैं अगला शासक बनाऊंगा। किसका, मेवाड़ का। रणमल जो है, रणमल भी थोड़ा कूटनीति का था, उसका दिमाग घुमा राजनीति की तरफ। सोचा अगर इसका पुत्र बनेगा तो मेरा भी तिगड़म बैठेगा। इधर से तो मारवाड़, इधर से मेवाड़, दोनों को कंबाइन किया। राजा सबसे बड़ा कौन, मैं, सबसे बड़ा कौन, मैं बन जाऊंगा। ये किसने सोचा, रणमल राठौड़ ने। किसने सोचा, रणमल राठौड़ ने सोचा। चलिए ऐसा किसने सोचा, रणमल राठौड़ ने सोचा। और रणमल राठौड़ जो है उसने क्या सोचा कि मेवाड़ और मारवाड़ को इकट्ठा करके अगला शासक मैं बनूंगा, और शासक बनने के बाद में दोनों किसका राज्य हो जाएगा, मेरा राज्य हो जाएगा। बाकी सब भाड़ में, अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता। ये किसने सोचा, रणमल राठौड़ ने सोचा। और ये डील फिक्स करके वापस किसकी तरफ, मारवाड़ की तरफ कौन आ जाता है, रणमल राठौड़ आ जाता है। और राणा चुंडा को ये बात हजम नहीं होती कि मेरा बाप पहले आप, ऐसा कैसे। तो राणा चुंडा जो है, राणा चुंडा यहाँ से छोड़ करके गोगुंदा चला जाता है, जंगलों में। कहाँ चला जाता है, गोगुंदा। और मेवाड़ जो है उसको छोड़ के जाने के कारण इसको क्या कहते हैं, मेवाड़ का भीष्म पितामह, मेवाड़ का भीष्म पितामह। और क्या कहते हैं, मेवाड़ का राम। मेवाड़ का राम क्यों, क्योंकि राम तो सीता को लेके वनवास गया था, लेकिन जो राणा चुंडा है ये अकेला ही चला जाता है। और बिना शादी, पूरे जीवन भर शादी नहीं करने का फैसला कौन ले लेता है, राणा चुंडा। इसलिए मेवाड़ का भीष्म पितामह और मेवाड़ का राम कहा जाता है। मेरे ख्याल से तो आधा राम कहना चाहिए, क्योंकि बिना सीता के कहाँ चला जाता है, गोगुंदा में। यहाँ तक मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। बाकी का डिस्कस करते हैं आगे वाली क्लास में। जुड़े रहिए आज़ाद इंस्टीट्यूट के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।